नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। इन दिनों सोने चांदी के दाम में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और इसके पीछे कारण क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव की स्थिति बन रही है, रोज़ाना नए नए अपडेट्स और रोज़ाना कुछ हैरान कर देने वाली वो तस्वीरें कि हमले कितने तेज़ होते जा रहे हैं। लेकिन इसका असर सोने और चांदी पर क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है और कितना प्रभाव आने वाले समय में पड़ सकता है। और अगर आपने भी इन्वेस्ट किया है तो आप भी जानना चाहते होंगे कि आने वाले समय के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे और सोने चांदी के इर्द गिर्द आपके मन में जितने सवाल हैं वो सब कुछ हम जानेंगे। मेरे साथ एक्सपर्ट हैं शरद कोहली जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले शरद जी, मैं यही समझना चाहूँगी कि आखिर इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव क्यों देखने को मिल रहा है। देखिए, जब अभी ये लड़ाई शुरू नहीं हुई थी फ्राइडे सैटरडे को, तो फ्राइडे को सोना पहले से ही ऐसा लगा कि कुछ ट्रेडर्स ने एंटिसिपेट किया था कि शायद ईरान पर हमला होने वाला है। और आप देखें तो जो कॉमेक्स में न्यूयॉर्क में जहाँ से प्राइस चलती है वहाँ पर करीब 5200 और $5300 के बीच में ये बंद हुआ। और उसके बाद सैटरडे संडे को आप जानते हैं लड़ाई छिड़ गई। अब जब लड़ाई छिड़ गई तो सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन होने लगा, लोग सोचने लगे अब ये 5500-5600 यानी कि भारतीय रुपए में शायद 2 लाख रुपए पहुंच जाए प्रति 10 ग्राम वगैरह वगैरह, बहुत सारी अटकलें लगाई जाने लगी। और जैसे ही सोमवार को मार्केट खुली, क्योंकि सैटरडे संडे तो मार्केट बंद रहती है, भारत की भी बंद रहती है, वहाँ भी बंद रहती है, तो ये करीब 5350 और $5400 तक ही खुला। जो लोग सोच रहे थे उतना ये नहीं खुला। शुरू में तो इसलिए नहीं खुला क्योंकि लोगों को लगा भाई अभी पता नहीं लड़ाई कितनी देर चलती है, और दूसरे दिन खमीनाई साहब की मारे जाने की भी खबर आ गई, तो लोगों को लगा कि अब तो शायद लड़ाई सब खत्म ही हो जाएगी। उसके बाद फिर जब लड़ाई आगे चली तो लोगों ने फिर एंटिसिपेट करने शुरू कर दिया, तो फिर आपने देखा है $5400 पार कर गया जी। अब जो परिस्थिति है इस समय हम जो बात कर रहे हैं, आज मंगलवार है, लड़ाई को लगभग आप लगाएं तो सैटरडे संडे मंडे चौथा दिन आज शुरू हो चुका है। तो अब क्या हो गया है कि ऋतु, दो विपरीत फैक्टर्स सोने चांदी की कीमतों को ड्रॉ कर रहे हैं। एक तरफ जहां लड़ाई चल रही है, और लड़ाई की तो हम आप पहले भी बात कर चुके हैं, जब जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती हैं तो सोने को एक रिस्क का हेज माना जाता है कि आप जब रिस्की सिचुएशन हो, जब ऐसी सिचुएशन हो जहां पर अशांति फैल रही है, तो सोने में लोग उसकी तरफ झुकाव होता है। पर दूसरा एक और फैक्टर इसको ड्राइव कर रहा है, वो शायद ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि जो लोग भी सोने चांदी में ट्रेड करते हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई लड़ाई चल रही है, सोना क्यों नहीं बढ़ रहा। पहली बात तो आपकी इजाज़त से मैं एक बात ज़रूर न्यूज़ 18 के जितने फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं, एक बात मैं कहना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, वो ये कि अगर आप सोने चांदी में आजकल प्रॉफिट कमा रहे हैं बढ़ने की वजह से, पीछे नीचे चला गया था, आपको पता होगा काफ़ी नीचे चला गया था, काफ़ी डाउन में थे। अब अगर आपको मुनाफा हुआ है तो उस मुनाफे से खुश होना लाजमी है, जिसको भी मुनाफा होता है अंदर से खुशी होती है। पर ऋतु, जो इसके कारण है ना, जिस कारण से बढ़ रहा है वो कारण अच्छे नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। जान माल का नुकसान हो रहा है, काफी ज्यादा लोग मर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनको थोड़ा सा इन भावनाओं का भी सम्मान रखना चाहिए। तो एक मिक्स्ड फीलिंग लोगों के अंदर है जो रहनी भी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि शरद जी, मैं यहाँ पे आप यही रोक कर बोलना चाहूँगी कि अब जब भी दाम बढ़ते हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनके मन में खुशी होती है कि और ज़्यादा बढ़ने चाहिए, लेकिन इन कंडीशंस में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ ये दाम और ज़्यादा। जी हाँ, क्योंकि कारण उसके ठीक नहीं है। अब क्या करें, सोने को पसंद ही ये सब कारण है। अब मैं आता हूँ वापस कि दूसरा कारण क्या है जो सोने को बहुत ऊपर नहीं जाने दे रहा, ये लोग ज़्यादा जानना चाह रहे हैं। ऊपर जाने दे रहा है ये तो जियोपॉलिटिकल, अब मेरे ख्याल न्यूज़ 18 इतनी ज़्यादा इसकी चर्चा रही है कि सबको पता लग गया है कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती हैं तो सोना ऊपर जाता है। ये बात तो अब विदित है। पर क्या चीज़ है जो नहीं जाने दे रही, वो ये है कि क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो $77-78 पहुंच गई हैं। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो ईरान ओमान के बीच में जो रास्ता है गल्फ ऑफ ओमान में, वो रास्ता बंद होने की कगार पर आ गया है, जहां से सारे ऑयल के टैंकर्स गुजरते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि क्रूड ऑयल की कीमत, अगर ये लड़ाई लंबी चलती रही, और अभी आज ही सुबह खबर आई कि एक टैंकर पे अटैक भी किया गया है, तो अगर ये लड़ाई चलती रही तो क्रूड ऑयल की शॉर्टेज होने लगेगी, या तो शॉर्टेज होने लगेगी या उसकी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर उनको लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। तो अगर लंबा रास्ता लेना पड़ता है तो फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ गई है, शिपिंग कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं वो भी बढ़ गई है। तो उसके कारण से ऋतु हो क्या रहा है कि ये उम्मीद की जा रही है कि शायद महंगाई बढ़े जी। और अगर महंगाई बढ़ती है तो आप ये सोचिए कि महंगाई बढ़ने का मतलब है कि
जो फेडरल बैंक रेट्स है उसमें कट नहीं करेगा, बल्कि फेडरल बैंक यानी सेंट्रल बैंक रेट और बढ़ा देगा। जी। और आपको याद होगा आप ही के पॉडकास्ट में एक बार हमने चर्चा की थी कि क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जिन जो पर हमें- सोने और चांदी की हाँ, कीमतों को ऊपर नीचे ले ऊपर जाते हैं। जी। उसमें से एक फैक्टर है फेड के यानी सेंट्रल बैंक के रेट्स को कट करना। जब जब ये रेट्स कट होते हैं तो सोना ऊपर जाता है। जी। अब ये रेट्स बढ़ने की उम्मीद नजर आ रही है, तो ये एक दूसरा फैक्टर है जो सोने और चांदी की कीमतों को नीचे की तरफ खींच रहा है। परंतु अभी क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तो शायद $5300 के आसपास है। हाँ। एक फैक्टर ऊपर खींच रहा है, एक जी। फैक्टर नीचे खींच रहा है। तो जो जो महंगाई बढ़ने की आशंका ज्यादा जताई जा रही है त्यों तो वो नीचे आता है, और जब जब लड़ाई के और घमासान होने के संकेत मिलते हैं तो वो ऊपर जाता है। इसके अलावा हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब जब ये ऊपर जाता है तो जिन लोगों ने $5000, $5100 यानी कि 1,60,000, 1,55,000 पे ऋतु खरीदा था, जी। वो लोग अपना प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि इसकी ट्रेडिंग भी होती है, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट भी बुक होता है, इसको हम प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। इसीलिए आपको ये $5300 और $5400 के बीच में, या मैं यूँ कहूँ $5250 और $5400 के बीच में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दो इस समय मेन फैक्टर्स हैं जिन जो पर- लोगों को ध्यान में रखने जी। चाहिए। शरद जी, अगर सोने और चांदी को अगर हम कंपेयर करें, हमने देखा कि चांदी में काफ़ी ज़्यादा उछाल बीते दिनों देखने को, बीते महीनों में देखने को मिला था। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में, जिस तरह से परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, ऐसे में सोना ज़्यादा बढ़ने का अनुमान लगाया जाए या फिर चांदी? जियोपॉलिटिकल अगर हम खाली रीजंस लें ऋतु, तो सोना ज़्यादा चढ़ता है, पर चांदी तो वैसे ही बहुत चंचल है। तो चांदी की क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज़ पे, इनफैक्ट अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूं तो जिन चीज़ों में चांदी का इस्तेमाल होता है, सेमीकंडक्टर चिप्स हैं और आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा इक्विपमेंट है, सोलर सेल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। तो जब परिस्थिति में अनिश्चितता आती है तो इन चीज़ों का इस्तेमाल, ऐसा लगता है कि इनकी सप्लाई रुक जाएगी, इनकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, इनको लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी, तो शायद चांदी की डिमांड वहाँ से कम हो। तो चांदी की भी एक मिक्स्ड प्रक्रिया है, यानी कि एक तरफ सोने के साथ साथ भी चलती है, यानी कि जो जिन कारणों का अभी हमने जिक्र किया, हाँ। उसमें सोना चांदी साथ साथ भी चलते हैं, और चांदी कभी अलग राह भी ले लेती है जब ऐसे किसी फैक्टर्स का समझ में आता है कि अब ये प्रोडक्शन इन चीज़ों का कहीं रुक ना जाए, कहीं उसमें कमी ना आ जाए, क्योंकि चांदी की जो 55% डिमांड है जी। वो इन चीज़ों की वजह से है। तो इसलिए चांदी की चाल कभी कभी आपको एक साथ दिखेगी, पर कभी कभी आपने देखा अभी जब सोना $5400 पहुंचा तो चांदी उतनी नहीं चढ़ी, हाँ। सोना चढ़ गया, पर जब गिरे तो दोनों गिरे। तो आपको दोनों जरूरी नहीं कि सिंक्रनाइज होते हुए चढ़ते और उतरते दिखाई देंगे। लेकिन इसमें जब भी हम सोने चांदी की कीमतों की बात करते हैं तो इसमें एक ट्रम्प साहब के मूड का भी जिक्र आप हमेशा करते हैं, तो क्या इस बार, क्योंकि देशों के बीच में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे युद्ध की स्थिति बनी हुई है, क्या इसमें वो वाला फैक्टर भी काम करेगा? बिल्कुल, देखिए जियोपॉलिटिकल जो इस समय परिस्थिति है, तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि ट्रम्प साहब का उसमें कोई रोल नहीं है। हाँ। आई मीन जो कुछ बहुत हो रहा बड़ा है ईरान में, जो हो रहा है, ट्रम्प साहब की एक जिद है जो बिल्कुल, वो कि ये शर्त करा है। रही है। इजराइल को के कंधे पे रख के वो बंदूक चला रहे हैं, तो हम सब जानते हैं कि इजराइल तो आगे प्रॉक्सी है बेसिकली, तो पीछे अमेरिका का जो एजेंडा है वही चल रहा है। तो और जैसा जैसा अमेरिका कह रहा है इजराइल वैसे ही कर रहा है। अगर हमले इजराइल कर रहा है तो अमेरिका के बेहस्त पे कर रहा है। ये ठीक है, इजराइल की कुछ अपनी भी उस देश की अपनी भी कुछ स्कोर्स टू सेटल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो है ईरान के साथ। पर बेसिकली तो ट्रम्प साहब का तो इसमें बहुत बड़ा रोल है ही, क्योंकि ट्रम्प साहब को जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। और एक चीज़ और, आपने जब ट्रम्प साहब का जिक्र किया तो मुझे लग रहा है ये वीडियो अधूरा रह जाएगा अगर मैं इस बात पे बात ना करूं कि युद्ध होने से पहले ऋतु हमने देखा कि जो टैरिफ की पॉलिसी थी जी। जो कि एक बहुत बड़ा कारण रहा पिछले एक साल में सोने चांदी के चढ़ने का, उस टैरिफ की पॉलिसी की बीच मझधार में सुई लटकी हुई है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को खारिज कर दिया, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस समय उन्होंने एक सेक्शन 122 का हवाला देते हुए पहले 10% टैरिफ लगाया, उसके बाद उसी रात को उसको 15% कर दिया। फाइनल जो नोटिफिकेशन आया वो 10% का आया। फिर उसके बाद वो पार्लियामेंट में, यानी कि वहाँ के कांग्रेस बोलते हैं उसको, कांग्रेस में आए, उन्होंने स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस होता है, वहाँ उन्होंने ये तक कह दिया कि जो देश ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वो अब टैरिफ नहीं देंगे वगैरह वगैरह, तो वो मेरे साथ गेम ना खेले, मैं पहले से भी ज़्यादा लगा दूंगा उनके ऊपर। तो वो सेक्शन 232, ये मैं यूएस ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन बोल रहा हूँ, सेक्शन 232, सेक्शन 301, सेक्शन 338, इन सेक्शंस का हवाला लेके वो और टैरिफ लगाने ही वाले थे कि इस बीच
ईरान का युद्ध घोषित हो गया। जी तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी सबका ध्यान, आप देखिए ऋतु, इसमें ये बात है कि ये ध्यान जानबूझ के बटाया गया है ईरान की तरफ, क्योंकि वहाँ कुछ एप्स्टीन फाइल्स का भी आप जानते हैं कि चक्कर चल रहा था, जिसमें बहुत सारे वहाँ के जाने माने लोगों के नाम थे। उसकी वजह से ये ध्यान इधर बटाया गया है, या उस टैरिफ को कुछ टाइम के लिए लोग भूल जाएं, क्योंकि उनकी साख प्रश्न में आ गई थी। बहुत ऐसा लग रहा था मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे आज तक के जो डील्स हुई थी, जितनी भी ट्रेड डील्स, वो सारी ट्रेड डील्स बेकार हो गई। तो उनको लगा ये तो मेरी साख पर प्रश्न आ गया, तो उन्होंने, ऐसा लगता है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ईरान का ये सारा इसी वजह से उस टाइम शुरू हो गया। तो अभी वो टैरिफ का जो पूरा का पूरा मामला है, गेम है, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ट्रम्प साहब का वो जो फैक्टर है वो अभी पूरी तरह से अलाइव है। मुझे लग रहा है जैसे ही ये वॉर की जो सिचुएशन है ये थोड़ी सी साइडलाइन होगी, या यहाँ पर थोड़ी शांति आएगी, कब आएगी ये तो अभी समय बताएगा, तो अभी वो टैरिफ का वो भी है। तो कुल मिला के लब्बो लुबाब सारी बात का ये है ऋतु, कि सोना चांदी जब तक, जैसा मैंने पहले कहा था, मैं फिर दोहरा देता हूँ, जब तक ट्रम्प साहब 2028 तक बने हुए हैं अपनी गद्दी पर, तब तक सोना चांदी में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ सोने चांदी को हवा देने के लिए मिलती रहेगी आपको, जो सोना चांदी को ऊपर लेके जाएगी। बीच बीच में करेक्शंस, प्रॉफिट बुकिंग्स, रेट रिवर्सल्स आएंगे, पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका मुझे ऊपर को नज़र आता है। तो क्या माना जाए शरद जी, क्योंकि देखिए जैसे अभी हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों पहले भी काफ़ी उछाल था, फिर रेट्स गिरे, लेकिन जैसा कि आप भी पहले कहते आए हैं कि रेट्स ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन सोने की कीमतें एकदम डाउन नहीं हो सकती हैं। तो अभी जो इन्वेस्टर जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है, अगर क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? जो उन्होंने इन्वेस्ट करा है वो निकाल लें, या फिर अभी और इंतज़ार करें, क्योंकि टेंशन बढ़ती जा रही है? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, दो तरीके के इन्वेस्टर्स हैं ऋतु। एक है जिन्होंने लंबे वक्त के लिए लेके रखा हुआ है। इनमें मैं वो लोग भी ले लेता हूँ जिनके घर पे ज्वेलरी वगैरह पड़ी है, जो लंबे समय तक रखे रहते हैं। तो एक तो लंबे वक्त के इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं सलाह दूंगा कि अभी आप इसको आराम से रखिए। हालांकि हम कोई निवेश की सलाह नहीं दे, निवेश की सलाह आप अपने रजिस्टर्ड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे लीजिए, पर एक एनालिसिस के तौर पर इसको लंबे वक्त के लिए रखा जा सकता है, पहली बात। दूसरा, जो शॉर्ट टू मिड टर्म है, अब इसमें दो कैटेगरी के लोग हैं ऋतु, ध्यान दीजिएगा। एक वो लोग हैं जिन्होंने बहुत ऊंची प्राइस पर, जब 1,80,000 पहुंचा था तब खरीद लिया कि ये और ज्यादा रेट और ज्यादा, तो वो तो अब फंसे हुए हैं। उनको मैं लॉस बुक करने की तो सलाह नहीं दूंगा कि आप घाटे पे, इस टाइम 1,60,000 के आसपास या 1,65,000 के आसपास है, कि आप घाटे पे बेच दें, ये तो मैं कतई सलाह नहीं दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, दूसरे वो कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने पुराने रेट पे लिया हुआ है पर अब वो बेचना चाहते हैं। तो अगर तो आप शॉर्ट टर्म अपना वर्किंग कैपिटल रोटेट कर रहे हैं, यानी कि बार बार खरीद कर बेच कर उन्होंने अपना जो रूटीन का पैसा है वो लगा दिया है, तो वो तो ज़्यादा दिन तक उसको पैसे को फंसा नहीं सकते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट में हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आपका, मान लीजिए आपने 1.5 लाख पे लिया था, या आपने 1,40,000 पे लिया था जब गिर गया था, आपको याद होगा 46,000 डॉलर पे पहुंच गया था, तो आपको अब थोड़ा बहुत मुनाफा मिल रहा है, आप उसको बुक कर सकते हैं। पर फिर भी मैं ऋतु, ये जो दूसरी कैटेगरी वाली मैंने जिक्र किया ना, इनके साथ मैं ज़्यादा खड़ा नहीं रहता हूँ। मैं उन लोगों के साथ व्यक्तिगत तौर पे खड़ा रहता हूँ जो कि लंबे वक्त के लिए इसको रखते हैं। तो इसलिए मेरी फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि अगर मैं होता शायद, तो मैं 2 से 5 साल का नज़रिया, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, न्यूज़ 18 पे मैंने लगातार ये बात बोली है कि इसको लंबे वक्त के लिए रखना चाहिए। अगर आप 2 से 5 साल रखेंगे तो परिस्थिति यहाँ से, ये जो जियोपॉलिटिकल परिस्थिति पैदा हुई है ना ऋतु, ये भले ही ये आग अभी ठंडी हो जाए, हालांकि अभी तो कोई ठंडी होती नजर आ नहीं रही है, पर ये एक दफे चिंगारी अब लग चुकी है। तो ये रह के थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको यहाँ से परिस्थिति आगे बिगड़ती दिखाई देगी। तो इसलिए अगर आप लंबे वक्त के लिए रखेंगे तो ये आपको मुनाफा कमा के देगा। ये बिल्कुल सेफ हेवन एसेट की तरह काम करेगा। अच्छा शरद जी, जब भी इस तरह की टेंशन बढ़ती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैं बात कर रही हूँ, जैसे अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में बढ़ी हुई है, तो ये फैक्टर्स गोल्ड की कीमतों को क्या लंबे समय के लिए बढ़ा देते हैं, या फिर ये कुछ समय के लिए सीमित है? देखिए, जितने दिन टेंशन उठती है, होता तो उतने दिन के लिए है। अब मैं एक उदाहरण लेता हूँ, अभी जैसे ईरान की, हम सब भी यही चाहेंगे कि ये टेंशन शांत हो जाए। तो कैसे, या तो ईरान हार जाए, या फिर ईरान सरेंडर कर दे, या फिर कोई मीडिएशन बीच में हो जाए, कुछ समझौता हो जाए। देखिए, युद्ध में कोई जीतता नहीं है, युद्ध में कोई नहीं जीतता है। युद्ध में सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं होता है, आर्थिक रूप से खास तौर पर। बिल्कुल। तो इस कारण से जो कीमतें बढ़ी हैं वो कीमतें तो शांत हो जाएंगी।
वो कीमतों में प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई देगी। परंतु जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश बना हुआ है। अगर ये कारण हट भी गया तो फिर जो टैरिफ वाला कारण है तो वो निकल के आ जाएगा, क्योंकि वो मैंने कहा ना आपको, उसको भूले हुए हैं अभी, वो भूले हुए हैं या उसकी तरफ से ध्यान नहीं है, फिर वो वापस इकोनॉमी। क्योंकि इसकी मैं वजह आपको बताऊं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है ऋतु, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत इस समय बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग, अभी जब ये लड़ाई के ऊपर बयान आए वहाँ पर, तो रिपब्लिकन्स ने कुछ ने ये बयान किया कि अच्छा होता कि बजाय ईरान में जाके युद्ध करने के बजाय आप अगर अपने देश की कॉस्ट ऑफ लिविंग पे ध्यान देते, यानी कि अपने देश में जो महंगाई है उस पर आप ध्यान देते, तो मुझे लग रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग, जॉब्स वहाँ निकल के नहीं आ रहे। और आपको एक बात और बता दूं कि इस सारी लड़ाई का परिणाम भले जो भी हो, एक परिणाम निश्चित है कि ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा कमजोर करके जाएगी। और अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था यहाँ से कमजोर होती है ऋतु, तो ये ध्यान दीजिएगा इस बात पे, तो डॉलर कमजोर होगा। और आपको मैं, क्योंकि ये डॉलर का जिक्र आया है और ये सोने चांदी की कीमतों से सीधा संबंध रखता है, तो मैं आपको ये बताऊं कि डॉलर असल में इस समय कमजोर है। क्यों? क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर जो भी देश युद्ध में जाता है उस देश की करेंसी कमजोर होती है। पर इस समय डॉलर मजबूत क्यों हुआ है? अब आप ये पूछेंगे फिर मजबूत कैसे हो गया? क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ जाने की वजह से, और क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग सारी की सारी डॉलर में होती है। तो अगर $70 क्रूड था और आज $78 पे खड़ा हुआ है, तो $8 फालतू देने पड़ रहे हैं उन देशों को क्रूड खरीदने के लिए। इसकी वजह से डॉलर की थोड़ी सी डिमांड बढ़ गई है। डिमांड बढ़ने की वजह से जो डॉलर इंडेक्स है, वो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ गया। ये भी एक कारण है कि सोना आपको थोड़ा सा करेक्शन में आता दिख रहा है। तो परंतु जो इंट्रिंसिक वैल्यू है डॉलर की, वो कमजोर हुई है, क्योंकि अमेरिका ही इस लड़ाई में फोर फ्रंट पे है। तो उसकी करेंसी मजबूत कैसे हो सकती है? तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में डॉलर कमजोर होगा, और डॉलर कमजोर होगा तो सोना और चांदी ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इसका अंजाम जो भी हो, पर ये अर्थव्यवस्था को कमजोर करके जाएगा अमेरिका की, और कुछ हद तक विश्व की भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा शरद जी, एक और सवाल मेरे मन में है, क्योंकि जैसे ही सोमवार को बाजार खुला, हमने देखा कि शेयर मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो सोने चांदी और शेयर मार्केट के बीच में कैसे उसे रिलेट कर सकते हैं? यानी कि ये जो टेंशन है, इसका असर इन दोनों ही चीज़ों पर कितना अलग होता है? बड़ी अजीब सी ये रिश्तेदारी है दोनों की, सोने चांदी और शेयर मार्केट की। कभी कभी तो दोनों एक साथ चढ़ते हैं, एक साथ गिरते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। पर ये अब ऐसा कारण है जिसमें ये ऑपोजिट चलते हैं। यानी कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हैं, युद्ध की परिस्थिति बढ़ती है, तो सोना चांदी बढ़ता है। और शेयर मार्केट तो ये हो नहीं सकता ऋतु कि एक तरफ मिसाइल चढ़ रही हो, मिसाइल गिर रही हो और सोना चांदी जिसको बोलते हैं बल्ले बल्ले करने लगे, ये नहीं हो सकता है। तो क्योंकि जो कंपनीज वहाँ लिस्टेड होती है, उनका बिजनेस गिरने का डर होता है, अर्थव्यवस्थाएं गिरने का डर होता है, तो इसलिए शेयर मार्केट वहाँ से डगमगा जाती है। पर ऐसे में जब गिरावट आती है, तो ये भी मैं बताऊँ, तो ऐसे में रिकवरी भी बहुत जल्दी आती है। क्योंकि मार्केट में शॉर्ट सेलिंग होती है और फिर शॉर्ट कवरिंग भी बहुत जल्दी। जैसे कोई ऐसी खबर आएगी कि शायद ईरान से बातचीत हो जाए, शायद जैसे खमेनाई साहब का जब मारा जाना हुआ, तो ऐसे लगने लगा कि भाई ये तो जो है लड़ाई जल्दी समाप्त हो जाएगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तो मार्केट इस समय, मार्केट दो तरीके से चलती है, बहुत संक्षेप में बता देता हूँ। या तो फंडामेंटल्स पे चलती है, या फिर मार्केट चलती है न्यूज फ्लो पे। तो जैसी जैसी खबरें आती हैं, मार्केट उस हिसाब से। इस समय मार्केट ऋतु खाली और खाली न्यूज़ फ्लो पे चल रही है। तो आप जो लोग मार्केट को फॉलो करते हैं, उनको नज़र रखनी चाहिए न्यूज़ फ्लो पर। जब जब खबर आती है कोई नई मिसाइल गिरने की, नए हमले की, तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी और सोना चांदी बिल्कुल इसके विपरीत चलेगा। एक और सवाल मेरे मन में ये शरद जी, कि इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर चुके हैं उनका तो समय निकला है, लेकिन जो लोग अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये टाइम जियोपॉलिटिकल टेंशन वाला टाइम उनके लिए कितना अनुकूल प्रतिकूल हो सकता है? यानी कि उनके लिए कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है, या फिर अभी थोड़ा सा और धैर्य रखने की ज़रूरत है? मुझे लगता है धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि इस समय मार्केट बहुत अनस्टेबल है। और ऐसे हालात में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ये नहीं कि $2-4 या 1-2 हज़ार ऊपर नीचे जाएगी, बहुत शार्पली ऊपर जाएगी, बहुत शार्पली नीचे। देखिए, अगर तो आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, आप 5 साल के लिए लेना चाहते हैं, फिर तो आप इस बस पे चढ़ जाइए, यहीं से चढ़ सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा करके आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर मैं कहूँगा निवेश की सलाह अपने रजिस्टर्ड एडवाइजर से लीजिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए ले रहे हैं, तो मेरी सलाह ये, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। अंग्रेजी में कहावत होती है, लेट द डस्ट सेटल डाउन। थोड़ा सा इंतजार करिए,
क्योंकि ये मामला इस समय इतना वॉलेटाइल है कि कुछ पता नहीं असल में दिक्कत क्या है। अरे तो पता नहीं लग पा रहा कि कब जाके लड़ाई रुकेगी, ये नहीं बिल्कुल। पता लगा कि क्योंकि वही होता है ना कि हम सुबह उठते ही जैसे खबरें पढ़ते हैं तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच की कुछ नई चीज निकल कर सामने आ जी। जाती तो इसीलिए क्योंकि अनिश्चितता बनी हुई है तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए, और जब थोड़ी और करेक्शन आए तो वहां से आप अपना निवेश शुरू कर सकते तो ये सलाह रहेगी हमारे जो निवेशक हैं उनके लिए कि आप पहले तो आपके जो फाइनेंशियल जिनसे आप सलाह लेते हैं उनसे सलाह ज़रूर लीजिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा इस वक्त इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से ये युद्ध की परिस्थितियाँ बदल रही हैं इसमें लाभ से ज़्यादा नुकसान होने के आशंका या फिर कह सकते हैं संभावनाएं बनी हुई हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शरद जी आपका Thank you हमसे so जुड़ने much. के लिए। तो Thank देखिए सोने चांदी की कीमतें तो लगातार बदल रही हैं, लेकिन न्यूज़ 18 इस जिम्मेदारी के साथ आपको बताता है कि फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है इसमें आप क्या कर सकते हैं और किन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।